डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लास 8 सोशल साइंस का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जितने भी डेमोक्रेसिव कंट्री हैं, यानी कि जितने भी डेमोक्रेसिव कंट्री, हमने 6 में पढ़ा डेमोक्रेसिव कंट्री क्या होते हैं। जितने भी डेमोक्रेसिव कंट्री हैं उन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी डेमोक्रेसिव कंट्री हैं सभी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ऐसे कंट्री ऐसे हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन डेमोक्रेट नहीं है, यानी कि लोकतांत्रिक नहीं है। तो आज हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट document laying down the fundamental principle of the country। कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, किसके लिए? फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया है ये क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ऑफ ए कंट्री। कंट्री के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। द कंट्री इज गवर्न बाय दिस प्रिंसिपल। कोई भी देश, कोई भी कंट्री इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल से मतलब चलती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके अनुसार कंट्री का हर मेंबर, हर पर्सन इसके प्रिंसिपल से चलता है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर दिए होते हैं। कुछ एक पूरे कंट्री के लिए एक लॉ होता है, कानून होता है, फार्मूला होता है, इसी अनुसार ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कब रिलीज हुआ? 26 जनवरी 1950। अगर इम्पोर्टेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक इन इंडिया जैसे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पूरा देश चलता है। डेमोक्रेसी भी, जो भी डेमोक्रेसिव कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपने बताई है कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए बनाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर डेमोक्रेसिव कंट्री में सभी को राइट मिले, सभी का लॉ इक्वल मिले, सभी के फंडामेंटल प्रिंसिपल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉमन पीपल हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या कॉमन पीपल हो, सभी को फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉमन मिले, इसलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। When India became the free, a new constitution was formed, the adopt of the 26 January 1950। यानी कि जब हम फ्रीडम होते हैं 15 अगस्त 1947 को स्टूडेंट हम फ्रीडम होते हैं और उसके बाद इंडिया को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की बात की, क्योंकि इतने बड़े डेमोक्रेसिव कंट्री को रूल और रेगुलेशन में बांधना, एक ही रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना, ये सारे हमें ज़रूरत पड़ी इस तरह के डेमोक्रेसीज बनाने की। और डेमोक्रेसी जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बन गए उसी के अनुसार पूरे देश को चलना है, हर एक पर्सन को चलना है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिससे हमारे पूरे देश में, कंट्री में जो डेमोक्रेटिव है
वहाँ रूल और रेगुलेशन सभी को एक समान इक्वल फॉलो होते रहें, इसलिए हमें इसकी इम्पोर्टेंसी दिखाई देती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए comprehensive document containing 395 आर्टिकल्स एंड 11 शेड्यूल्स। यानी कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें करेक्शन कर लीजिए 12 शेड्यूल है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बना तो 395 आर्टिकल्स थे उसमें और 11 शेड्यूल था। इसकी कई दिन मीटिंग्स चली और लगभग बता दें टाइमिंग पीरियड अगर देखा जाए तो 2 years 11 days 2 years में लगभग 2 years 11 days 2 years 11 month और 18 days ये में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। और इस कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल और ये 12 शेड्यूल थे यहाँ पर, इसको देखिए। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और इस कॉन्स्टिट्यूशन में कई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन पावर की गई है। ये 3 तरह की यहाँ पावर दी गई है, एक लेजिस्लेचर पावर, एक एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी पावर। इस कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरह की पावर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये हमने 6 में भी इसको पढ़ा था। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और इस तरह से इसको पावर दी गई। अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, ये 3 पावर तो दी गई, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हर एक सिटीजन को। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो उसमें ये कहा गया कि हर एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट होंगे। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मूल अधिकार, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगे, यानी कि मूल कर्तव्य होंगे हर एक सिटीजन के। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, यानी कि मेरा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट कई तरह के हैं, मैंने 6 और 7 में आपको डिस्कस किया था। जिस तरह से फंडामेंटल 6 हैं, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। इस तरह से कई 6 तरह के फंडामेंटल राइट होते हैं और इन फंडामेंटल राइट की इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी जो कि उसको उस सिटीजन को बताना हो, मतलब उसको डिफेंस करेगी गवर्नमेंट इस फंडामेंटल राइट के। और इसका सबसे बड़ा डिफेंस करता जो बनाया गया वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाया गया। इट इज़ द कंटेन स्पेशल प्रोविजन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। इस कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थी उसके लिए भी यहाँ पर नया सा प्रावधान किया गया। व्हाट वाज द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन? अब सवाल ये उठता है कि हमें क्यों नीड है, व्हाट वाज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया आपको व्हाट वाज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडिपेंडेंट होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हम लॉन्ग स्ट्रगल इंडिपेंडेंट इंडिया एडॉप्ट द डेमोक्रेटिक, बहुत लंबे समय के बाद हमने डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट अपनाई। और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इंडिया एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस द इंडियन सोसाइटी बाय द प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड एंड सोशल इनइक्वालिटी। जब इंडिया फ्रीडम होती है तो इंडिया की जो सोसाइटी थी वो काफ़ी बैकवर्ड जो सोसाइटी थी और जो मतलब अदर सोसाइटी थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब थी, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस ज़्यादा दिख रहे थे, सोशल इनइक्वालिटी दिख रही थी। इन टर्म ऑफ कास्ट, रिलीजन, सोशल इनइक्वालिटी किस चीज़ में थी? कास्ट में थी, रिलीजन में थी, वेल्थ में थी और जेंडर में थी। यानी कि अमीर या गरीब के बीच में फासला था, रिलीजन लेकर हिंदू, मुसलमान, सिख के बीच फासला था और अनइक्वलिटी थी। इस अनइक्वलिटी को दूर करने के लिए और सभी को समान इक्वल राइट मिलने के लिए इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, जहाँ ये फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं होती हैं, वहाँ एक अराजकता की स्थिति बन जाती है। कोई भी किसी को जो मन आता है वो करता है।
लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट होते हैं या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ गवर्नमेंट भी बनी रहती है, उस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अनुसार गवर्नमेंट भी चलती है। तो किसी भी देश को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीडेड है, आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यक, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करें, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑफ द 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट असेंबली जो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 9 दिसंबर। आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में ये पहली मीटिंग हुई। और इस 9 दिसंबर 1946 में जो पहली मीटिंग हुई, तो इसके जो प्रेसिडेंट को चुना गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले इसमें अनस्टेबल प्रेसिडेंट चुने गए जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद स्टेबल प्रेसिडेंट चुने गए जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कमेटी ऑफ 8 मेंबर वाज द फॉर्म इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, और इसमें 8 मेंबर थे, और इस 8 मेंबर ने लगभग 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 ईयर्स में एक सॉल्यूशन निकाला, और इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर 1946 में मीटिंग की गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई। और एक चीज़ देखिए, इसमें जो द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर वाज द डिस्कस अबाउट द ईयर देन द फाइनली साइन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नवंबर 26 1949 को। यानी कि जो फाइनली मीटिंग हुई थी जिस पे साइन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 में हुई, और इसे बाद में लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 में। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देख रहे हैं तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस तरह से वर्क किया। नीड ऑफ लॉ, मैंने आपको बताया क्या हमें ज़रूरत है नीड ऑफ लॉ की। लॉ आर द मीन फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लॉ जो होता है ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है, और ये सिक्योरिटी देता है किसको? पीपल को। लॉ की हमें क्यों आवश्यकता होती है? लॉ मेंटेनेंस करता है और सिक्योरिटी देता है अदर पीपल को। दे सर्व इज द मीन्स ऑफ द ब्राइट अबाउट द सोशल चेंज एंड द इस्टेब्लिशिंग एन स्टेरियन सोसाइटी। मतलब जो भी लॉ की हमें क्यों आवश्यकता है, व्हाट डू यू नीड ऑफ लॉ। लॉ की हमें आवश्यकता पड़ती है कि लॉ जो है, कानून जो है, वो पीपल को क्या देता है? सिक्योरिटी देता है, और सोशल वेलफेयर के में भी इसको सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर के काम में कराने के लिए सिक्योरिटी देता है। इसके अलावा जो सोसाइटी में कुछ ऐसी कस्टम हैं जैसे ड्रॉरी, फैमिली फोर्टिसाइड और एल्कोहलिज्म, और इस तरह की जो कस्टम है, जो प्रथाएं चल रही हैं, जो बहुत पुराने समय से चल रही हैं, इनको ख़त्म करने के लिए या कुछ ऐसी कस्टम को समाप्त करने के लिए लॉ को बनाया जाता है जिसको फॉलो किया जाता है, और इंडिया में उस हिसाब से लोग कानून बनाकर वर्क करते हैं। जब ये लॉ बन जाता है तो इसके अगेंस्ट में कोई भी वर्क नहीं करता। अगर वर्क कोई करता है या कोई इसके अगेंस्ट में कोई कार्य करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। इसलिए इन लॉ की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब डोरी सिस्टम क्या है? डोरी सिस्टम होता है दहेज प्रथा। एक कस्टम थी हमारे यहाँ डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम का मतलब दहेज प्रथा, यानी कि मैरिज, जब किसी की मैरिज होती है तो फीमेल की तरफ से दहेज दिया जाता है, और इसके खिलाफ, जो कि गलत है, और इसके खिलाफ एक लॉ बना डोरी सिस्टम के खिलाफ। और डोरी सिस्टम के खिलाफ जो लॉ बना
उसके खिलाफ जिसने उल्लंघन किया इस लॉ का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक डॉरी सिस्टम के खिलाफ कोई लॉ बन जाता है, अगर इस डॉरी सिस्टम के खिलाफ के लॉ का कोई उल्लंघन करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसी तरह से एक डॉरी सिस्टम था जो गवर्नमेंट ने द कर्व ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द डॉरी, द गवर्नमेंट पास्ड ऑफ द डॉरी पब्लिश्ड एक्ट 1961 को, गवर्नमेंट ने एक डॉरी सिस्टम एक्ट हमने 1961 को पास किया, और जिसके द्वारा द एक्ट प्रोवाइड गिविंग द टेकिंग ऑफ द डॉरी अकॉर्डिंग टू द एक्ट एनीवन caught giving the taking dowry the liable for both the imprisonment of the fine, यानी कि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट मिलेगी और उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा। ये एक्ट पारित, ये मैं स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये हमारी केस स्टडी है, ये दो केस स्टडी हैं, एक है डॉरी सिस्टम, एक फीमेल फोर्टिसाइड, ये दोनों केस स्टडी हैं। इसके द्वारा हम समझते हैं कि लॉ की हमें क्यों आवश्यकता है। 1961 में डॉरी सिस्टम का जो एक्ट बना उसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई दहेज लेगा या दहेज देगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर फाइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और आपका क्या था, फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड को अगर देखेंगे, वन ऑफ द फॉल आउट ऑफ द डॉरी सिस्टम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि वन ऑफ द फॉल, फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है फीमेल को जन्म से पहले ही मारने देना, यानी कि एक शब्द आता है कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि फीमेल को एक सोसाइटी में ऐसी कस्टम बन गई थी, ऐसी प्रथा थी कि केवल फीमेल वो मेल ही उसके वंश को आगे बढ़ाते हैं, उसके परिवार को बढ़ाते हैं, फीमेल नहीं बढ़ाती। तो एक सिस्टम लॉन्च हुआ गया था कि फीमेल, और दूसरी चीज़ सोसाइटी ने इस डॉरी सिस्टम को बढ़ावा, सोसाइटी में ये डॉरी सिस्टम बढ़ गया था, यानी कि फ़ीमेल होगी तो दहेज देना पड़ेगा, तब उनकी शादी हो गई। इस तरह की प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए तो इस तरह से ये फीमेल फोर्टिसाइड की जो घटनाएं हैं, जो इशू हैं, वो सोसाइटी में अधिक से अधिक बढ़ जाते हैं। तो इवन टुडे डॉटर ऑफ द कंसीडर ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द मैनी पीपल, मतलब डॉटर को फाइनेंशियल बर्डन माने जाने लगा सोसाइटी में। द फीमेल फोर्टिसाइड इज वन ऑफ द राइज द प्रैक्टिस हैज़ द इफेक्टेड इंडियन द सेक्स रेशियो। ये फीमेल फोर्टिसाइड होने लगी तो हमारा जो सेक्स रेशियो है वो इफ़ेक्टिव होने लगा। अगर देखा जाए तो 2001 में सेंसेक्स ऑफ द अगर जो कराई गई थी, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द फीमेल इन द एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 0 से 6 compared of the 1991 census, according to the 2001 census, there are the 927 फीमेल पर 1000, यानी कि 2001 की अगर हम सेंसेक्स के हिसाब से देखें तो 0 से 6 के बीच में जो फीमेल को जो हमारा सेक्स रेशियो था वो 1000 मेल पर 927 फीमेल थी। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, 2011 सेंसेक्स के देखा जाए तो 945 पर 1000 मेल पर 945 फीमेल है। तो इस तरह से फीमेल फोर्टिसाइड एक्ट लगाया गया, क्योंकि उस एक्ट के तहत ये कहा गया द कर्व ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड द गवर्नमेंट हैज़ बीन पास्ड रिटेन और द टेक्निकल, ये आपका इसे PNDT एक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? PNDT एक्ट। इसको आप बुक से इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे। PNDT एक्ट कहते हैं। ये 1994 में पास हुआ था। ये 1 जनवरी ये 1994 में पास हुआ और वाज ब्रॉट द इनटू द इफेक्टेड फॉर्म 1 जनवरी 1996 को ये इफेक्ट हुआ। PNDT एक्ट के तहत ये कहा गया कि अगर जो भी फीमेल मतलब जो फीमेल को गर्भ, माँ के गर्भ के अंदर अगर कोई भी इसकी जांच कराता है और वो फीमेल को फोर्टिसाइड कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे डॉक्टर के इंस्टीट्यूट बंद किए गए और उन पर कार्रवाई करने की बात की गई। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा, अगर कोई भी लॉ बन जाता है तो वो उसके लिए पनिशमेंट होता है, लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है और इस तरह से उन्हें फ़ाइन भी किया जाता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बन जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ का बनना, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ, यू हैव द रीड ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स
द फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कंट्री। रूल ऑफ लॉ क्या है, मतलब लॉ के क्या है, लॉ जो क्या करता है, एक लॉ बन जाता है, फिर उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कंट्री में अवेलेबल कराता है और प्रोटेक्ट करता है। जहाँ इस लॉ के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस प्रशासन, ये सारे जाके प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से हमारा जो कंट्री में इस लॉ की हमें ज़रूरत पड़ती है और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने देखा आज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जाना और पढ़ा, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।